आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का सफर करके दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। वो सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन गए। यहाँ उन्होंने टिकट काउंटर से टोकन लिया और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। पीएम मोदी ने मेट्रो में यात्रियों के साथ बातचीत भी की। डीयू के शताब्दी समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का युवा कुछ नया करना चाहता है और अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। मणिपुर को लेकर जारी सियासत के बीच सीएम एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफे की अटकलों को खारिज किया है। आज दोपहर वो राज्यपाल से मिलने वाले थे, लेकिन उससे पहले उनके घर के बाहर महिला समर्थक जमा हो गई। इसके बाद उन्होंने राज्यपाल से मिलने का प्लान बदल दिया और कहा कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले। इस बीच राहुल गांधी मणिपुर से दिल्ली लौट आए। दिल्ली लौटने से पहले राहुल ने मोइरांग राहत कैंप में हिंसा प्रभावितों से मुलाकात की और कहा कि मणिपुर को शांति की जरूरत है। यूसीसी पर उद्धव गुट वाली शिवसेना केंद्र सरकार का समर्थन कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक उद्धव की शिवसेना यूसीसी को लेकर अपने पुराने स्टैंड पर कायम है। इस बीच संजय राउत ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि पहले ड्राफ्ट सामने आ जाए तब देखेंगे। खबर है कि मोदी सरकार संसद के मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला सकती है। संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 3 जुलाई को लॉ कमीशन और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है। इस बीच उत्तराखंड में कमेटी ने यूसीसी पर रिपोर्ट तैयार कर ली है। दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था और सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। जरा कल्पना कीजिए, अगर आप भारत में ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं सड़क पर, ट्रैफिक सिग्नल का उल्लंघन करते हैं, तो 80% चांस ये है कि आपको कोई नहीं रोकेगा, आप सीधे निकल जाएंगे। और आपके साथ ऐसा होता भी होगा। हर रोज आप में से न जाने कितने लोग ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हैं और उन्हें कोई नहीं रोकता। 10% संभावना यह है कि आपको ट्रैफिक पुलिसकर्मी रोक सकता है और आप पहले कोई जान पहचान निकालेंगे, दूसरा धमकाने की कोशिश करेंगे, आप कहेंगे तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, या फिर रिश्वत देकर आप बच जाएंगे। और 10% संभावना यह है कि आपका चालान हो जाएगा। लेकिन यह बात पक्की है कि ट्रैफिक पुलिस वाला आपको गोली नहीं मारेगा, आपकी जान सुरक्षित रहेगी। लेकिन फ्रांस में ऐसा नहीं हुआ। फ्रांस में एक 17 साल के अफ्रीकी मूल के लड़के ने ट्रैफिक सिग्नल जंप किया और पुलिस के कहने पर वो रुका नहीं, और इसीलिए एक पुलिसकर्मी ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और अब इसी हत्या के विरोध में पूरा फ्रांस इस समय जल रहा है। इस वक्त जब हम आपको यह खबर दिखा रहे हैं, तब फ्रांस के 9 से ज्यादा बड़े शहरों में दंगों की जबरदस्त आग भड़की हुई है और इन दंगों में 170 से ज्यादा फ्रांस के पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, जबकि 875 लोगों को अब तक हिंसा के आरोप में गिरफ्तार किया जा चुका है। फ्रांस पिछले 3 दिनों से लगातार इन दंगों की आग में जल रहा है और इस दंगों में बस डिपोज से लेकर ट्रेन और यहां तक कि उत्तरी पेरिस में बड़ी बड़ी दुकानों को भी आग लगाई जा चुकी है। और इस हिंसा की वजह से अब पूरे फ्रांस में 40,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और अकेले पेरिस और उसके आसपास के शहरों में 10,000 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को सड़कों पर तैनात किया गया है, ताकि इन दंगों को किसी भी तरह से रोका जा सके। इन दंगों की गंभीरता को आप इस बात से समझिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा है कि उनकी सरकार अब देश में इमरजेंसी लगाने पर भी विचार कर रही है और इसका ऐलान कभी भी हो सकता है। इमरजेंसी लगाने का मतलब यह होता है कि जब सरकार के कंट्रोल से सब चीजें बाहर हो जाती हैं, तब कोई सरकार कहती है कि हम इमरजेंसी लगाएंगे। अगर फ्रांस में इमरजेंसी लग गई तो इस दौरान पुलिस हिंसा कर रहे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले सकती है और हिंसा से प्रभावित संवेदनशील इलाकों में सेना को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारे शहरों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमला करके उनके हथियारों को भी लूटने की कोशिश की है। और बड़ी बात देखिए यह है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो पुलिस वालों से भी डर नहीं रहे हैं, पुलिस पर हमला कर रहे हैं, उनके हथियारों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं और इन दंगों में आगजनी की घटनाएं अब लगातार बढ़ रही है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, इन तस्वीरों में ये जो प्रदर्शनकारी हैं, ये पुलिस की गाड़ियों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिसकर्मियों के हथियारों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं।
इस हिंसा में अब तक आगजनी की लगभग 4000 घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें 2000 गाड़ियों और बसों के अलावा 492 इमारतों को भी आग लगाई जा चुकी है। फ्रांस जैसे शहर में सोचिए, फ्रांस जैसे देश में ये क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा तनाव उत्तरी पेरिस और उसके आसपास के शहरों में है, जहां सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि फ्रांस में प्रदर्शनकारी कैसे पुलिस को निशाना बना रहे हैं और पुलिस स्टेशन पर भी हमला कर रहे हैं। दक्षिणी पेरिस में भी 40 से ज्यादा दंगाइयों ने एक पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया और वहां प्रदर्शनकारियों पर दंगों के लिए क्रूड बॉम्ब का इस्तेमाल करने का भी आरोप लग रहा है। फ्रांस में यह हिंसा इसलिए हो रही क्योंकि वहां पश्चिमी पेरिस में पुलिस ने एक 17 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस लड़के का नाम नाहिल था, जो अपने 2 दोस्तों के साथ एक गाड़ी में जा रहा था और यह गाड़ी पोलैंड की थी। इस लड़के ने जब ट्रैफिक सिग्नल जंप किया तो पुलिस ने इस गाड़ी का पीछा करना शुरू किया और इसके बाद यह लड़का इस गाड़ी को लेकर बस लेन में प्रवेश कर गया, जो कि ट्रैफिक नियमों के खिलाफ था। और इस तरह जब इस लड़के ने ड्राइविंग करते हुए एक के बाद एक 2 ट्रैफिक नियम तोड़े तो पुलिस ने इसका पीछा किया और फिर इसे चारों तरफ से घेर लिया और एक पुलिसकर्मी इस लड़के पर पिस्टल तान कर खड़ा हो गया। इस पुलिसकर्मी का कहना है कि क्योंकि यह लड़का भागने की कोशिश कर रहा था और पुलिस की टीम पर हमला कर सकता था, इसलिए उसने उसके सीने में गोली मार दी। लेकिन इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो आया है उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह लड़का वहां इन पुलिसकर्मियों को कोई नुकसान पहुंचा सकता था। और यही वजह है कि फ्रांस में लोग इस लड़के को इंसाफ दिलाने के लिए अब सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसा कर रहे हैं। यह वीडियो अभी हम आपको दिखाते हैं, जो वीडियो उपलब्ध है उस लड़के का। देखिए, इस लड़के को जो गोली मारी गई वो लड़का इस कार में था। इसे रोकने की कोशिश की गई, पुलिस ने इसे रोकने की कोशिश की और यह लड़का आगे उसने भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने इसे गोली मार दी। हालांकि इस हिंसा के पीछे मुस्लिम और अफ्रीकी मूल के शरणार्थियों को एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि यह लड़का भी अफ्रीकी मूल का था। लेकिन यहां नोट करने वाली बात यह है कि फ्रांस इस घटना को कानून व्यवस्था से जुड़ी एक घटना मान रहा है, जबकि यह मामला कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि मानव अधिकारों के उल्लंघन का है। क्योंकि अगर कोई नागरिक गाड़ी नहीं रोकता है, अगर किसी नागरिक ने ट्रैफिक सिग्नल जंप भी किया है, तो आप उसे गोली नहीं मार देंगे। फ्रांस में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को जान से मारने की यह इस साल की तीसरी घटना है। और पिछले साल भी फ्रांस में इसी तरह पुलिस ने 13 लोगों की हत्या कर दी थी, मार दिया था। और ये सारे लोग अरब या अफ्रीकी मूल के थे और शरणार्थी बनकर फ्रांस आए थे। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो पूरी स्थिति है वहां पर, ये शरणार्थी वर्सेस फ्रांस की पुलिस या फ्रांस की सरकार के को लेकर आप कह सकते हैं। और क्योंकि वहां पर एक टेंशन है और शरणार्थियों से वहां के जो मूल निवासी हैं वो काफी परेशान रहते हैं। शरणार्थियों की वजह से वहां की जो पुलिस है, हो सकता है उनके मन में भी एक भेदभाव की भावना जरूर आ गई होगी और इसलिए शरणार्थियों के साथ इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। और ये दोनों तरफ से हो रहा है। जब पुलिस उन पर इस तरह के अत्याचार करती है तो ये शरणार्थी भी फिर कैसी तोड़फोड़ करते हैं आप देख सकते हैं। यानी शरणार्थी अब पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं और जो खास तौर पर जो पश्चिमी देश है उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने अपने घरों में यानी अपने देश में जिन मेहमानों को रहने के लिए बुलाया है वो अब मेहमानों की तरह नहीं रह रहे हैं, वो बल्कि मूल नागरिकों से भी ज्यादा अधिकार चाहते हैं। लेकिन साथ ही हम ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत सारी जगह इन मेहमानों पर जानबूझकर अत्याचार भी किया जा रहा है, इनके साथ भेदभाव भी जरूर होता है, जो फ्रांस में हुआ है। भारत की तरह फ्रांस भी एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन फ्रांस में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर दिन दहाड़े किसी को गोली मारकर उसकी ऐसे हत्या कर दी जाती है। आपने देख लिया क्या होता है। जबकि हमारे देश में ट्रैफिक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान अपने पास कभी कोई हथियार नहीं रखते और भारत में ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना एक आम सी बात है और इसके लिए किसी की हत्या तो आप कल्पना में भी सोच नहीं सकते। वर्ष 2020 में भारत में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर 1,38,00,000 लोगों पर जुर्माना लगाया गया था और ये वो मामले थे जिनमें ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई की।
सिर्फ 1 करोड़ 38 लाख लोग, सोचिए हमारे देश की आबादी है 1 करोड़ 40 लाख, माफ कीजिएगा 140 करोड़, और उसमें से सिर्फ 1 करोड़ 38 लाख जुर्माने हुए। पश्चिमी देश ये कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां सड़कों पर चलने से ही डर लगता है, जबकि सच्चाई है कि डर तो इन पश्चिमी देशों में सड़क पर चलने में लगता है, क्योंकि इन देशों में पुलिसकर्मी ट्रैफिक सिग्नल के उल्लंघन पर गोली चलाने में जरा भी देर नहीं लगाते। अब बड़ी बात यह है कि फ्रांस जैसे देश जब ऐसा काम करते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये कानून व्यवस्था का मामला है। वो लोगों को ये नहीं बताते कि ये मानव अधिकारों का मामला है, किसी के मानव अधिकारों का हनन हुआ है। अगर सोचिए यही काम भारत में हो जाता, भारत में अगर कोई पुलिसकर्मी ट्रैफिक सिग्नल जंप करने के लिए या किसी और विवाद में किसी नागरिक को गोली मार देता और वो नागरिक मान लीजिए अल्पसंख्यक निकलता, तो क्या होता? तो अब तक पश्चिमी देशों के बड़े बड़े एनजीओज, वहां की मीडिया, वहां के नेता अब तक भारत के खिलाफ फरमान निकाल देते और कहते कि भारत में मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, भारत में अल्पसंख्यक लगातार खतरे में है। तो जब भारत में ऐसी कोई घटना हो जाए तो अल्पसंख्यक खतरे में आ जाते हैं, माइनॉरिटीज खतरे में आ जाती है, उनके अधिकार खतरे में आ जाते हैं। और अगर फ्रांस में ऐसी घटना हो जाए तो इसे कानून व्यवस्था का मामला कहकर टाल दिया जाता है। यह फर्क है पश्चिमी देशों में और भारत में। आज हम फ्रांस के साथ भारत की एक और तुलना भी करना चाहते हैं। फ्रांस की कुल आबादी है 6 करोड़ 80 लाख, जिनमें 5 करोड़ 98 लाख लोग बहुसंख्यक हैं और इनमें भी 47% यानी 3 करोड़ 20 लाख लोग ईसाई धर्म को मानते हैं, और ये फ्रांस के बहुसंख्यक लोग हैं। जबकि वहां अल्पसंख्यकों की आबादी लगभग 81 लाख के आसपास है, जिनमें सबसे ज्यादा 34 लाख मुस्लिम हैं। तो फ्रांस में आप देख लीजिए सिर्फ 34 लाख मुस्लिम हैं और अल्पसंख्यकों की आबादी है मुश्किल से 82 लाख। लेकिन खुद को लोकतंत्र का चैंपियन बताने वाला फ्रांस अपने 81 लाख अल्पसंख्यकों को संभाल नहीं पा रहा। अब भारत को देखिए, भारत में 28 करोड़ अल्पसंख्यक हैं, जिनमें 20 करोड़ सिर्फ मुसलमान हैं। लेकिन फ्रांस के अल्पसंख्यकों से अच्छी भारत के अल्पसंख्यकों की स्थिति आज भी है। भारत में है 28 करोड़ अल्पसंख्यक, फ्रांस में है 82 लाख अल्पसंख्यक। फिर भी हमारे देश के अल्पसंख्यक आज मैं आपको बता सकता हूं कि फ्रांस से तो कहीं ज्यादा बेहतर है। भारत तो 28 करोड़ अल्पसंख्यकों को संभाल कर रख पा रहा है, लेकिन फ्रांस से अपने 82 लाख अल्पसंख्यक संभल नहीं रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे देश में अल्पसंख्यकों को लेकर दंगे नहीं होते हैं या इस तरह की हिंसा नहीं होती है, हमारे देश में भी होती है। लेकिन जब आप दोनों देशों के आबादी की तुलना करेंगे तो आपको लगेगा कि आबादी के हिसाब से हमारे देश में जो घटनाएं हो रही हैं वो बहुत ही कम है, बहुत ही मामूली है। और अब हम आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का वो कड़वा सच दिखाएंगे, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियों ने अब तक मिठास घोलकर आपको लगातार धोखा दिया है। क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की वजह से आपको कैंसर भी हो सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर असल में एक सिंथेटिक शुगर सब्स्टिट्यूट होता है, जिसमें मिठास तो भरपूर होती है, लेकिन चीनी के मुकाबले इनमें कैलोरीज बहुत कम होती है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें खास तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इनमें भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले आर्टिफिशियल स्वीटनर को एस्पार्टेम कहते हैं। आप जो कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, उनमें 95% ड्रिंक्स में इसी आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल होता है, जिस पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अब एक बहुत ही चिंतित करने वाली रिपोर्ट जारी की है। आपको भी चिंता होनी चाहिए। WHO का कहना है कि इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का लगातार सेवन करने से कैंसर हो सकता है, और 14 जुलाई को WHO इस पर अपनी फाइनल रिपोर्ट जारी कर सकता है, जिसमें बताया जाएगा कि इस शुगर सब्स्टिट्यूट को कैंसर की बीमारी पैदा करने वाले केमिकल के रूप में लिस्ट करना चाहिए या उस लिस्ट से बाहर रखना चाहिए। और WHO ने यह स्टडी कोका कोला कंपनी के डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स को लेकर की है, जिसे आप डाइट कोक कहते हैं और बड़े शौक से आप पीते हैं, उस पर WHO ने स्टडी की है। और अगर WHO इस आर्टिफिशियल स्वीटनर को कैंसर के लिए लिस्ट कर देता है तो फिर दो बड़ी चीजें होंगी।
पहला, या तो कंपनियां इस आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल बंद कर देंगी, और दूसरा, अगर वो इसका इस्तेमाल करती हैं तो फिर उन्हें अपने प्रोडक्ट पर यह चेतावनी लिखनी होगी कि इसका इस्तेमाल करने से आपको कैंसर हो सकता है, जिस तरह अभी सिगरेट के पैकेट पर चेतावनी लिखी होती है। हालांकि बड़ी बात यह है कि सिगरेट पर जो चेतावनी लिखी होती है उसे पढ़कर भी कौन सा लोगों ने सिगरेट पीना छोड़ दिया। इसलिए जो लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वो भी जारी रहेंगे, चाहे कितनी भी चेतावनी आप लिखिए। हम आपको सिर्फ जागरूक आज कर रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हैं जो, उनकी बॉटल्स पर यह चेतावनी लिखी हुई आएगी कि इसे पीने से आपको कैंसर हो सकता है। और यहां बात सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स की नहीं है। टेट्रा पैक वाले जूस, प्रोसेस्ड केक, च्युइंग गम्स, टूथपेस्ट और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में भी इसी आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल होता है। हालांकि इन सब प्रोडक्ट्स में सबसे खतरनाक है कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स, क्योंकि भारत में अब बहुत सारे लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की लत लग चुकी है। भारत में औसतन एक व्यक्ति हर साल कोल्ड ड्रिंक्स की 100 मिलीलीटर की औसतन 80 बॉटल्स पी जाता है। और जितनी कोल्ड ड्रिंक्स भारत के शहरों में पी जाती है, उतना ही इसे ग्रामीण इलाकों में भी पिया जाता है। और भारत में जब किसी परिवार में कोई मेहमान आता है तो उससे यही पूछा जाता है कि वो ठंडा लेंगे या गर्म। अगर वो गर्म कहता है तो गर्म का मतलब है चाय, और ठंडे का मतलब होता है कोल्ड ड्रिंक, जिसकी वजह से अब कैंसर होने का संदेह जताया जा रहा है। भारत में आज 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज है और लगभग 13.5 करोड़ लोग भारत में प्री डायबिटिक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इतने लोगों को यह बीमारी हो क्यों रही है? तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यही कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स हो सकते हैं, जिन्हें आप बिना सोचे समझे पीते हैं। भारत में कोल्ड ड्रिंक्स की 330 ml की एक कैन में चीनी की 10 चम्मच होती हैं, जिनमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन इसके बावजूद लोग बिना किसी जानकारी के इन कोल्ड ड्रिंक्स को न सिर्फ पीते हैं, बल्कि इन्हें घरों में भी स्टॉक करके अपने रेफ्रिजरेटर्स में रखते हैं। सोचिए, अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो 10 चम्मच चीनी सीधे सीधे आपके पेट में जा रही है। एक सर्वे में पता चला कि भारत के जिन घरों में रेफ्रिजरेटर्स मौजूद हैं, उनमें हर 5 में से 4 रेफ्रिजरेटर में ज्यादातर समय कोल्ड ड्रिंक्स की एक बोतल तो जरूर रखी होती है। WHO के मुताबिक एक व्यक्ति के लिए दिन भर में 25 ग्राम यानी 6 चम्मच चीनी पर्याप्त होती है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक की एक बोतल से ही आपको 10 चम्मच चीनी मिल जाती है। और यह चीनी भी आपको आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के नाम पर दी जाती है, जिसका मतलब यह होता है कि इनमें मिठास तो भरपूर है ही, लेकिन इनमें चीनी के बराबर कैलोरीज नहीं होती। भारत में शुगर फ्री और डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स जैसे प्रोडक्ट्स लोगों को यह कहकर बेचे जाते हैं कि इनसे आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और ऐसे प्रोडक्ट्स का विज्ञापन ये कंपनियां बड़े बड़े एक्टर्स और बड़े बड़ी एक्ट्रेसेस से करवाते हैं, जो आपको देखने में स्क्रीन पर फिट लगते हैं। और आपको लगता है कि अगर एक फिट एक्टर या एक फिट खिलाड़ी आपको कोल्ड ड्रिंक पीकर तूफानी होने के लिए कह रहा है, तो इससे आपका क्या नुकसान होगा। आपका भी मन करता है कि आप भी उनकी तरह बन जाएं, लेकिन ये सिर्फ एक मार्केट स्ट्रैटेजी होती है। तो आज हम आपको यही बताना चाहेंगे कि कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप पीते हैं, आपको लत लग चुकी है, खास तौर पर वो लोग जो शहरों में डाइट कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, ये सोचकर कि उनके शरीर को कम नुकसान होगा क्योंकि वो तो डाइट कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, ये उनकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। और आप आगे बढ़ने से पहले इतना जान लीजिए कि एक कोल्ड ड्रिंक में आप 10 चम्मच चीनी अपने पेट में डाल रहे हैं, एक कोल्ड ड्रिंक अगर आप पीते हैं तो। और अगर आप डाइट कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं तो उसमें भी जिस आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल हो रहा है, उससे कैंसर होने का खतरा है। आप जरा कल्पना कीजिए कि आप मेट्रो में कहीं जा रहे हैं और अगले स्टेशन पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का इंतजार करते हुए नजर आए, और फिर वो आपके कोच में आकर बैठ जाएं और आपके साथ बातचीत करना शुरू कर दें, तो आपको कैसा लगेगा? आज दिल्ली के लोगों के साथ बिल्कुल यही हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दिल्ली के लोक कल्याण मार्ग स्टेशन से, यानी जहां पर उनका घर है, उनका घर यहीं पर है, इसी स्टेशन से दिल्ली विश्वविद्यालय तक मेट्रो से यात्रा की और 27 मिनट के सफर में उन्होंने अपने सहयात्रियों के साथ काफी देर तक बातचीत की, जिनमें बड़ी संख्या में युवा और छात्र थे। और आज उनके इस सफर का नाम हमने रखा है मोदी इन मेट्रो, इसलिए आपको भी इस सफर पर लेकर चलते हैं। विश्व में
जो बढ़ता आपका वर्चस्व है सर, उसके पीछे क्या रहा है? उसका कारण आप लोग इस देश के लोगों का विश्वास हो गया है कि भारत के युवाओं के पास टैलेंट है और वो दुनिया के काम आ सकती है। विश्वास बन गया है कि हमारे देश के गांव में बहुत टैलेंट है, लेकिन अब उनको अंग्रेजी का सौभाग्य नहीं मिला तो कहीं आके रुक जाते। अब देखिए स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे आगे आ रहे हैं, तो हमारे लोगों ने शुरू में मजाक उड़ाई, उनसे अंग्रेजी में पूछ रहे। अब उसका काम स्पोर्ट्स में है, उसको अंग्रेजी में जवाब आ रहा है, तो अच्छा जवाब दिया कुछ बच्चों ने। और आपने देखा होगा गांव के बच्चे स्पोर्ट्स में काम पर आगे। लैंग्वेज हमारे यहाँ बैरियर नहीं बननी चाहिए, लोगों का विश्वास हो गया है। अच्छा, आप में से कभी किसी ने प्रयोग किया है एक भी रुपया कैश जेब में लिए बिना ये सर हमने किया है। 7 दिन तक कैश को हाथ नहीं लगाए, ऐसा किया प्रयोग? ये सर किया है। उन अनुभवों को आपने अपने ब्लॉग पर शेयर करना चाहिए। ये सर लोगों के लिए बड़ा आश्चर्य होता है। मैं जब दुनिया को बताता हूँ कि आपको एक भी रुपया लिए बिना हिंदुस्तान में जाइए, आपके पास मोबाइल है तो आप आराम से अपना कारोबार चला सकते हैं। तो आपने 2016 में RPDWD एक्ट लाए PWD के लिए, क्योंकि इससे पहले जो था 1995 तक था, बट वो इतना इम्प्लीमेंटेशन। आज प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए गए थे और जब उनका संबोधन हुआ तो यहां पर भी उन्होंने मेट्रो में छात्रों के साथ हुई अपनी बातचीत का जिक्र किया। दो दोस्त चल दिए गप्पे मारते हुए, दुनिया जहान की बातें करेंगे, इजराइल से लेकर के मून तक कुछ छोड़ेंगे नहीं। कौन सी फिल्म देखी, OTT पर वो सीरीज अच्छी है, वो वाली रील देखी या नहीं देखी, अरे बातों का अथाह समंदर होता है। इसलिए मैं भी आज आपकी ही तरह दिल्ली मेट्रो से अपने युवा दोस्तों से गपशप करते करते यहां पहुंचा हूं। प्रधानमंत्री मोदी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स होंगे जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे और युवा वोटर्स जो हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। इसलिए उनकी जो नजर है वो युवा वोटर्स पर लगातार है। दुनिया में 2 तरह के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक वो जो ना कह नहीं सकते और दूसरे वो जो ना सुन नहीं सकते।